अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर हम लोग जनरली देखें कि 3 इस तरह की कौन सी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि एस्पायरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड करूंगी। क्योंकि अब देखें, इंग्लिश से रिलेटेड बात करने का ये मकसद नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो की नहीं जा सकती। मैं इंग्लिश से रिलेटेड या इंग्लिश एसे से रिलेटेड बात इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे पास भी जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अच्छा आपकी लास्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ, तो मुझे 98% लोगों का यही आंसर मिलता है कि ऐसे फेल हो गया था। तो जब ऐसे फेल हो जाता है और बहुत सारे लोगों का होता है तो इसका मतलब उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप पहले कुछ ना कुछ लिख के अपनी वो राइटिंग इवैल्यूएट करवाएं ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पे खड़ी है, क्या आप इस काबिल हैं कि आप अपनी बात इंग्लिश में कम्युनिकेट करके दूसरे को समझा सकते हैं। अगर तो ऐसा है तो फाइन, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि एस्पायरेंट्स ऑप्शनल्स को वाइजली चूज़ नहीं करते। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ किसी और के कहने पे नहीं करना। मुझसे जब कोई एस्पायरेंट ये पूछता है कि आपके ऑप्शनल्स क्या थे, हम लोगों को बताएं, हम लोग भी वही चूज़ कर लें, तो आप लोग, मैं किसी को भी ये नहीं बताती कि आपने ये ऑप्शनल्स चूज़ करने हैं। मैं उनको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि ऑप्शनल्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करें। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एस्पायरेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, CSS एक रिटन एग्ज़ाम है। एक रिटन एग्ज़ाम की तैयारी आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार लिखनी होंगी और लिख के उनकी प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं से इवैल्यूएट करवानी होंगी। आप जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी उन 3 घंटों की, जिन 3 घंटों में बैठ के आपने अपना सारा पिछले 8-10 महीनों का नॉलेज जो भी आपने गैदर किया है वो उन 3 घंटों में आपने पेपर के ऊपर लेके आना है। तो अल्टीमेटली उसी पेपर ने एग्जामिनर के सामने जाना है और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं ना। तो जब आप उन 3 घंटों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अच्छा, मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं 3 चीज़ें बताने लगी हूँ, लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, वो ये है कि MCQs पे एस्पायरेंट्स फोकस नहीं करते। देखिए, MCQs मेक 220 मार्क्स ऑफ योर टोटल मार्क्स। 11 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट के 20-20 मार्क्स के MCQs, ऐसे को छोड़ के 220 मार्क्स बनते हैं। अगर आपको ऑन एवरेज 10-10 MCQs पे हर एक सब्जेक्ट के आते हैं तो इसका मतलब है 110 मार्क्स तो आपके MCQs से ही हो गए। तो MCQs पे लाजमी फोकस करें, उसको निगलेक्ट ना किया करें। उसके लिए जो मेरी टिप थी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के फैक्ट्स आते हैं जो कि MCQs में आ सकते हैं। उस टाइम पे आपको पढ़ के ये लगता है कि आपको वो याद रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में जो भी MCQs वाला पार्ट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये डेट वगैरह किसी का नाम MCQs में आ सकता है, आप उसको अलग से लिखते चले जाओ, अपने नोट्स बना लें, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बना लें, भले MCQs बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ साथ MCQs के नोट्स बनते रहेंगे। जैसे ही आपका कोर्स कवर होगा, आपके साथ में MCQs भी सारे कोर्स में से बन गए होंगे। पेपर से पहले एक दफ़ा आपने उनको रिवाइज करना होगा। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी आराम से MCQs की तैयारी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 220 मार्क्स की आपकी अलग से तैयारी हो जाएगी, जिसमें से जितने मैक्सिमम मार्क्स आपने फेच कर लिए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो 220 मार्क्स में से अगर आप 200 यहाँ से ले लें तो पीछे बचते ही 400 मार्क्स हैं 600 को टच करने के लिए।